Hello friends, welcome to our YouTube channel Corporeal World. This is the next video on vector addition. In this video we will discuss some golden rules of vector addition जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डिफरेंट एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जो हमारा पहला रूल है वो रूल है वेक्टर सम इज़ कम्यूटेटिव। दैट इज़ ए प्लस बी, दैट इज़ ए वेक्टर को और बी वेक्टर को ऐड करो, या बी वेक्टर को और ए वेक्टर को ऐड करो तो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। दैट इज़ 2 + 5 या 5 + 2 जैसे ये होते हैं, इसी प्रकार से वेक्टर भी कम्यूटेटिव होते हैं। यानी कि चाहे ए को पहला मान लो वेक्टर, चाहे बी को पहला मान लो, दोनों का रिजल्टेंट, मेन बात क्या है, रिजल्टेंट वो दोनों का सेम ही आएगा। तो देखिए हम इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में। इन दोनों में से किसी को पहला मान लो, किसी को दूसरा मान लो। मान लीजिए एक बार हम इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लगाएंगे, इसके साथ डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, ध्यान रखना। इसको एज इट इज़ उठाया यहाँ से और यहाँ पर लगा दिया, डायरेक्शन वही मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये दो वेक्टर आ गए हमारे पास। हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है कि इनका रिजल्टेंट यहाँ होगा या यहाँ होगा, कैसे होगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो निकालने के लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करेंगे। देखिए अगर मैं इस वेक्टर को उठाकर यहाँ लगा दूँ या इसको उठाकर यहाँ लगा दूँ, यानी कि चाहे तो इसको पहला मान लूँ चाहे इसको पहला मान लूँ, ठीक है, तो दोनों के केस में रिजल्टेंट सेम ही आएगा। देखिए तो एक बार हम करते हैं, इसको उठाकर यहाँ लगाते हैं, तो मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ से उठाया और यहाँ लगा दिया, तो क्या मिला हमें, ये मिला और ये मिला। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनका रिजल्टेंट जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होती है वो उसका रिजल्टेंट बता रही होती है। अब इसको दोबारा यहाँ से उठाएंगे और वापस उसकी पोजीशन पे लगा देंगे। तो एक वेक्टर हमारे पास ये था, ए वेक्टर हमारे पास ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, ये थर्ड साइड। इस प्रकार से अगर हम इसको उठाकर यहाँ लगाते तो रिजल्टेंट कहाँ था, रिजल्टेंट यहाँ पे आता। फिर इसको दोबारा यहाँ से वापस उठाकर यहाँ लगा देते, तो दोनों ही केस में रिजल्टेंट जो है यही रहेगा। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि जो हमारे वेक्टर हैं उनका सम क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। यानी कि किसी को भी पहला मान सकते हो, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। ओके, एक पॉइंट और देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट ख़त्म होता है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास ये है, ए वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तीनों एक ही डायरेक्शन में हैं और सेम लाइन ऑफ एक्शन है इनकी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम इनको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ वेक्टर एक्ट लाइक दिस देन वी ऐड देम एल्जेब्रिकली डायरेक्टली। ओके, तो इस तरह के केस में हम इनको डायरेक्टली ऐड कर पाएंगे। अभी इनको आगे प्रूव भी करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो पा रहा है। नाउ सेकंड, वेक्टर एडिशन इज़ एसोसिएटिव। यानी कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इन तीनों का एडिशन करना है, तो पहले हम किसी भी दो को ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर तीसरे को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तीन वेक्टर वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो टॉपिक क्या होगा, उस टॉपिक में हम, उस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि मोर देन 2 वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। 2 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं, 4 वेक्टर हैं, 5 वेक्टर हैं, उनका एडिशन कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो कहने मतलब ये 3 वेक्टर हैं, तीनों का एडिशन करेंगे, उन तीनों का कॉमन रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ठीक है, वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी यहाँ पे ये लेके चलिए कि जो वेक्टर का एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है।
तीनों में किन्हीं भी दो को पहले ऐड कर लीजिए और तीसरे को बाद में ऐड करिए, उसके अंदर आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और दोनों के दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड के अंदर, दैट इज़ उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन अलग हो सकती है, डायरेक्शन अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल। सो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिजल्टेंट जो होगा उसका हमेशा उनके बाइसेक्टर से जाएगा, हमेशा, अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक चेयर रखी है, इस चेयर के पास मैंने दो रस्सियाँ बांधी, 1 और 2, एक स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है, एक स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है, वो इस रस्सी को अपनी डायरेक्शन में खींच रहा है और एक जो इस सेकंड स्टूडेंट है ये इस रस्सी को अपनी डायरेक्शन में ऐसे खींच रहा है। ओके, लेकिन जो दोनों हैं दोनों 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन की फोर्स ये लगा रहा है और 5 न्यूटन की फोर्स ये लगा रहा है। तो क्या होगा, ना तो ये इसकी तरफ मूव करेगा ना ये इसकी तरफ मूव करेगा, ये इन दोनों के बीचों बीच मूव करेगा। क्यों, जितना ये इसको इधर खींचेगा उतना ये से इधर खींचेगा, जितना यहाँ से इधर खींचेगा उतना इसको यहाँ खींचेगा। दैट मीन्स व्हाट, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो वो इन दोनों के बीचों बीच मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर दो वेक्टर्स, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, उस केस में उनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो हमेशा उनके बाइसेक्टर से होकर, दैट इज़ जो उसका एंगल है, एंगल के बीचों बीच होकर निकलेगा। ऑलवेज डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इसी केस के अंदर अगर मैं कहूँ ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, इसके तब जो रिजल्टेंट है सेंटर से होकर, दैट इज़ बाइसेक्टर से होकर नहीं निकलेगा। जिसने ज़्यादा फोर्स लगाई तो रिजल्टेंट उसकी तरफ झुक जाएगा। दैट इज़ ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे चेयर रखी है, ये स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है, जिसने फोर्स 10 न्यूटन की लगाई, इसकी फोर्स ज़्यादा है, तो जो चेयर है इसकी तरफ ज़्यादा मूव करेगी। ओके, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, सेंटर से होकर, दैट इज़ बाइसेक्टर से होकर गुजरेगा। सो यहाँ देखिए डायग्राम में ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू कितनी मानी मैंने, ए मान लो, एक्स मान लो, वटेवर, हमने इसको ए मान लिया। जो इसका रिजल्टेंट था वो इसके बाइसेक्टर से होकर गया है, जो इसका एंगल था 90 डिग्री का, उसके बीचों बीच होके गया है। दैट इज़ अगर ये पूरा एंगल थीटा माना है, तो ये एंगल कितना बचेगा, θ/2, और ये एंगल कितना बचेगा, θ/2। ओके, सो इस केस में अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, दिस इज़ द फॉर्मूला। अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा √। तो यहाँ पर एक ए की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों सेम हैं, दोनों की वैल्यू पुट करते चलेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो आखिरी में वैल्यू आएगी वो यही आएगी कि r = में रिजल्टेंट जो है वो निकालने के लिए 2 × में a मतलब जो हमारे ये वेक्टर्स हैं, इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो, साथ में जो एंगल है उसका हाफ, दैट इज़ 2a cos θ/2। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम इसको कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। मान लीजिए हमारा ये केस था, इस केस में हमारा जो एंगल था 90 डिग्री था, थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 90 डिग्री, हाफ कितना होगा इसका, θ/2, दैट इज़ 45 डिग्री। ओके, नाउ
2a कोस थीटा की जगह रखेंगे कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। 2 को जब √2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है √2, और इंटू में साथ में क्या है a। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए यह क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं एग्जाम्स में, पूछ सकते हैं दो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, दो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट पूछेंगे तो सीधा निकालोगे डायरेक्ट √2 इंटू में a, इस तरीके से निकाल सकते हो। दैट इज इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक आप इसको निकाल पाएंगे। नाउ अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, सो θ/2 की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। इस केस में जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2a इंटू में कोस θ/2, θ/2 की वैल्यू है 60 डिग्री, यहाँ पुट करेंगे। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ गई a। दैट इज़ जो मैग्नीट्यूड हमारा a का था, जो मैग्नीट्यूड हमारा b का था, दैट इज़ ये दो हमारे पास वेक्टर थे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था 120 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो जो इसका मैग्नीट्यूड था वो उसके बराबर ही आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि किस एंगल पर थीटा की वैल्यू पूछेंगे, किस एंगल पर रिजल्टेंट की वैल्यू जो हमारे वेक्टर्स थे उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IIT एंड PMT एग्जाम्स ऑल्सो, कि किस वेक्टर पर वैल्यू जो होती है रिजल्टेंट की वो थीटा के, जो थीटा है किस वैल्यू पर रिजल्टेंट जो है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। थीटा की वैल्यू पूछेंगे आपसे, दैट इज़ एंगल पूछेंगे। आंसर क्या आएगा आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री पर रिजल्टेंट की वैल्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। नाउ एक नोट देखिए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको हम, कि अगर वेक्टर्स दोनों इक्वल हैं तब तो ठीक है, वेक्टर इक्वल हैं तो हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन और जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो बिल्कुल बीचों बीच निकलेगा, उनके स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ उनके बाइसेक्टर्स होकर निकलेगा। लेकिन ऐसा केस आ जाए कि एक वेक्टर बड़ा है दूसरे से या दूसरा बड़ा है पहले से, यानी कि ए वेक्टर बड़ा है बी से या बी वेक्टर बड़ा है ए से, ऐसा केस आ जाए, उस केस में रिजल्टेंट कहाँ होगा, उस केस में रिजल्टेंट उस तरफ झुक जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जैसा कि एग्जांपल हमने ऊपर डिस्कस किया था कि मैंने इसको 10 न्यूटन लिया फोर्स को, इसको 5 न्यूटन लिया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसकी तरफ झुक जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ये 15 न्यूटन होता है, ये 10 न्यूटन होता है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट हमारा वो इस तरफ बैंड हो जाता, ओके, या इंक्लाइन हो जाता। तो कहना मतलब ये है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी तरफ जो हमारा रिजल्टेंट है वो इंक्लाइंड हो जाएगा। ओके, अगर दोनों बराबर हैं तो उनके बीच बिल्कुल सेंटर से निकलेगा वो, दैट इज़ बाइसेक्टर करता हुआ निकलेगा उनके एंगल को। तो रिमेंबर रखेंगे इसको, स्पेशली इस केस को 120 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अगर दो वेक्टर हमारे पास और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, उनके बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री। ओके, तो बोल रहे हैं इस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, बिकॉज एंगल कितना है इनके बीच में 0 डिग्री। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है किस एंगल पर
किस एंगल पर दैट इज़ जो रिजल्टेंट हमारे वो मैक्सिमम हो जाए। तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री पर। अगर दो हमारे वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो उस केस में हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे, देखिए ये हमारा फॉर्मूला था रिजल्टेंट का, a² + b² प्लस में 2ab cos थीटा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस केस में अगर यहाँ पे ये आपका a है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है। अब ये a माना, ये b माना, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। a का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज़ 3 का स्क्वायर 9 + 16 दैट इज़ 25। अब यहाँ देखिए 2 इंटू में 3 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 25 इंटू 24 इक्वल टू में 49, 49 का रूट कितना हो गया 7। तो सीधी बात है, अगर वो पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं दैट इज़ इनकी डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 3 + 4 इक्वल टू में 7 न्यूटन, और यही हमारा आंसर इस फॉर्मूले से भी आया। हम डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों पैरेलल है ना। देखो इस केस में दोनों के बीच में एंगल कितना है, इस केस में दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। दैट इज़ लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम इनको डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। 3 + 4 इक्वल टू में 7 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो यही वो केस है, स्पेशल केस, जिसमें हम हमारे वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जिसकी हम पहले बात करते थे, ये वही है। ओके, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से भी, आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं PMTs में, ट्रिपलीज में और बोर्ड्स एग्जाम्स में भी, कि किस एंगल पर रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, या किस केस में हम हमारे वेक्टर्स को एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में। याद रखना, अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई तब नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एंटी पैरेलल है उस केस में क्या हो जाएगा, एंगल इनके बीच में 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच का एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री का एंगल, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। तो देखिए इसी केस में अगर यहाँ माइनस पुट करूँ, cos 180 क्या हो जाएगा -1, दैट इज़ जो यहाँ पर 24 आया था ये माइनस में आएगा, 25 - 24 √1 की वैल्यू क्या होगी 1। ओके, तो इस केस में जो हमारी फोर्स आएगी वो 1 न्यूटन आई, दैट इज़ मिनिमम आई। तो पूछ सकते हैं आपसे किस एंगल पर या किस केस में हमारा जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम आएगा, यानी कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे या उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, तब उनके बीच का रिजल्टेंट क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अगर आप इसको पॉजिटिव मान रहे हो, इसको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, या इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो इन दोनों को आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 - 3 कितना आ गया 1 न्यूटन। आप इनको ऐड नहीं कर सकते बिकॉज डायरेक्शन दोनों की अलग है, डायरेक्शन एक होती तो इनको ऐड करते हैं ना। मान लीजिए एक यहाँ पे कार्ट है, इसको आप यहाँ खींच रहे हैं और आपके साथ कोई हेल्प कर रहा है, वो भी इसको यहाँ खींच रहा है, तो आप दोनों की पावर जुड़ी ना इसमें। अब आप यहाँ खींच रहे हैं और ये दूसरा इंसान इसको यहाँ खींच रहा है, तो ये उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी। मान लो आप 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, ये इंसान 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो ये आपकी तरफ मूव करेगा ना कार्ट। तो रिमेंबर इट, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्सट्रैक्शन करोगे। ओके, तो दीज आर द 2 केसेस, एक तो पैरेलल वाला केस और एक एंटी पैरेलल वाला केस। पैरेलल में मैक्सिमम होगा हमारा रिजल्टेंट और एंटी पैरेलल में
रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम होगी। एंगल यहाँ पे इस केस में क्या होगा 0 डिग्री, इस केस में 180 डिग्री। नाउ रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर कैन नेवर बी 0। अगर दो वेक्टर अनइक्वल हैं, दैट इज़ अलग अलग हैं, तो आप उनको किसी भी डायरेक्शन में रख लो, जिस डायरेक्शन में आप रखना चाहो उस डायरेक्शन में रख लो, कभी भी उनका रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। देखिए ये 3 है और 4 है, आपने इनको अपोजिट रखा, इनकी वैल्यू 1 आई, 0 नहीं आई। यहाँ रखोगे तब भी 0 नहीं आएगी, इस 3 को और 4 को, चाहे आप कैसे भी रख लो, इनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं आएगा। अगर ये इक्वल होते तो इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता था। किस केस में? अगर इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रख देता। अगर ये भी 4 होता तो इस केस में इनका रिजल्टेंट 0 होता। तो कहने मतलब ये है, अगर वेक्टर इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। लेकिन अगर वो अनइक्वल हैं, अलग अलग हैं, उनकी वैल्यू अलग अलग है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में रख लीजिए उनको, एक भी डायरेक्शन ऐसी नहीं होगी जिसमें उनका वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, सिर्फ एक केस में होगा, वो इक्वल होते हैं तब, और वो भी जब इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करोगे। ओके, तो ये एक नोट थी, रिमेंबर इट। अब एक बात और, 6 पॉइंट, इफ़ वेक्टर आर अनइक्वल, अगर वेक्टर अनइक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका मैग्नीट्यूड कभी 0 नहीं होगा, जो उनका रिजल्टेंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। उसको 0 बनाना चाहते हो आप, तो उसको 0 बनाने के लिए आपको तीसरा वेक्टर और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उसके अंदर, यानी कि इफ़ वेक्टर आर अनइक्वल मैग्नीट्यूड द मिनिमम 3 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 0 रिजल्टेंट। अगर आप किसी रिजल्टेंट को 0 करना चाहते हो, 2 वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट 0 करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको तीसरा वेक्टर उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, तभी वो उसका रिजल्टेंट 0 होगा। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए ए वेक्टर हमारे पास ये है, ए वेक्टर हमारे पास ये है, ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ से देखो वेक्टर रिजल्टेंट रैंडमली मान लेते हैं। मान लीजिए इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट टूवर्ड जो ज़्यादा वाला मैग्नीट्यूड है उसकी तरफ झुक जाएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 7, 8 जो भी आएगी, लेकिन 0 नहीं आएगी। ओके, मान लीजिए इसकी वैल्यू 8 न्यूटन आ गई, ये तो नॉन जीरो है, 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आया है इन दोनों का, उसके अपोजिट एक तीसरा वेक्टर लगा देंगे जितना रिजल्टेंट आया है उसके बराबर, दैट इज़ 8 न्यूटन का। अब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0, दैट इज़ इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आ रहा था, इसके बराबर हमने तीसरा वेक्टर लगा दिया, ये थर्ड वेक्टर 8 न्यूटन का, जिसने इसके इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे एक चेयर रखी थी, इस चेयर को आप यहाँ खींच रहे हैं, यहाँ खींच रहे हैं 10 से 5 से, और ये चेयर यहाँ पे ऐसे मूव करती। हमने क्या करा, इसको मूव करने से रोकने के लिए हमने यहाँ पर एक सेम जितना रिजल्टेंट था आपका उतने ही वैल्यू का एक थर्ड वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। तो अब ये जो चेयर थी आपकी इसी पॉइंट पर रह जाएगी, समझे। तो यहाँ से हमने सिर्फ ये सीख रहे हैं कि अगर आप अनइक्वल मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर को 0 रिजल्टेंट लाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको कम से कम 3 वेक्टर तो चाहिए, 1, 2, 3, उसके रिजल्टेंट को 0 करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ 7th, इफ़ रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज़ एन अनदर यूनिट वेक्टर, देन एंगल बिटवीन फर्स्ट 2 वेक्टर इज़ कितना होगा 120 डिग्री। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर आया था जब हमने बात करी थी। जब एंगल 120 डिग्री होता है उस केस में रिजल्टेंट की वैल्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आती है, चाहे वो यूनिट हो, दैट इज़ 1 हो, या कुछ भी हो। तो कह रहे हैं 2 यूनिट वेक्टर है आपके पास। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है।
ओके, 2 यूनिट वेक्टर हैं आपके पास, ठीक है, उनका रिजल्टेंट भी 1 कब आएगा? उनका रिजल्टेंट भी 1 कब आएगा? जब एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में मान लीजिए एक ये है 1 न्यूटन का, एक ये है 1 न्यूटन का, इनका रिजल्टेंट भी 1 कब आएगा? जब इनके बीच में एंगल कितना होगा? ये एंगल 120 डिग्री का होगा, पूरा एंगल, रिमेंबर इट। ओके, जब इनके बीच का एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। सो रिमेंबर दिस। नाउ क्वेश्चन देखिए, 2 फोर्सेस है हमारे पास, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है। एक्टिंग रेस्पेक्टिवली ऑन अ बॉडी, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। किस केस में? जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री हो, दैट इज़ दोनों पैरेलल हों। ये केस हम कर चुके हैं, ठीक है। थीटा कितना हो? 180 डिग्री हो, दैट इज़ दोनों एंटी पैरेलल हों एक दूसरे के। थर्ड केस क्या है? जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो रहे हैं एक दूसरे के, दैट इज़ 90 डिग्री का एंगल उनके बीच में। ये थर्ड आपको खुद से निकालना है, ईजी है, हो जाएगा। जहाँ जो हमारा फॉर्मूला था रिजल्टेंट का a² + b² प्लस में 2ab cos थीटा, उस फॉर्मूला के अंदर हम रिजल्टेंट की वैल्यू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे और रिजल्टेंट को निकालेंगे, और a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। सिंपल है। 0 डिग्री पर 180 डिग्री पर हो चुका है, 90 डिग्री पर आप खुद करेंगे। वन मोर क्वेश्चन कह रहे अ वेक्टर a, एक वेक्टर हमारे पास a, वो 20 डिग्री का एंगल बना रहा है विद x एक्सिस। मान लो ये हमारी x एक्सिस है, इसके साथ जो वेक्टर a है 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो वेक्टर b है वो x एक्सिस के साथ, यानी कि जो ये एक्सिस है हमारी x, उसके साथ ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? क्योंकि देखो, जब भी हम दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकालते हैं तो हमें उन दोनों के बीच का एंगल बताना ज़रूरी होता है। जो हमारे दो वेक्टर्स हैं ये a और ये b, इन दोनों के बीच का एंगल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पूरा 110 है और ये 120 है। 110 से 120 माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि जो a और b वेक्टर है इनके बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है? 0 डिग्री। कोस 90 इजकल टू वट? कोस 90 इजकल टू में 0 डिग्री। सो जो हमारा फॉर्मूला था रिजल्टेंट का a² + b² प्लस में 2ab कोस थीटा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, 2ab कोस थीटा वाली, तो क्योंकि कोस 0 है। a² कितना है? मैग्नीट्यूड गिवन हमारे पास 5 a का, और जो b है उसका मैग्नीट्यूड गिवन हमारे पास 12 मीटर। सो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को ऐड करेंगे 169, और 169 का रूट क्या होता है? 13। सो मीटर में आ जाएगा ये। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्टेंट क्या आया? रिजल्टेंट की वैल्यू आई 13 मीटर। ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन, जो रिजल्टेंट आया हमारा ये, इस रिजल्टेंट और जो हमारा ये वेक्टर ए है, इन दोनों के बीच का ये एंगल पूछ रहा है हमसे। ये एंगल कैसे निकालोगे? तो देखिए, हम इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं। अगर ये वेक्टर ए होता है, ये वेक्टर बी है, तो इस एंगल को अल्फा मानते हैं, इस एंगल को बीटा मानते हैं। तो हमें टेंजेंट अल्फा निकालना है। ठीक है। टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। सो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, और b क्या हमारे पास? 12। a हमारे पास 5, b 12, कोस 90, कोस 90 0, तो ये टर्म तो पूरी 0, ये पूरी टर्म 1, तो यहाँ 12 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, 12/5। और टेंजेंट इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे। यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन फाइंड 75 डिग्री। टेंजेंट इनवर्स की जो वैल्यू होती है 12/5 की, वो 75 डिग्री आती है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सो नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, दिस इज द क्वेश्चन,
pause the video and solve this question. क्वेश्चन कह रहा है दो वेक्टर हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है. टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड दैट इज़ 5. दैट इज़ ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, दोनों की वैल्यू कितनी है 5. ओके. और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. दैट इज़ इस केस में जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं उस केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है 2a cos θ/2. θ/2 दैट इज़ थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री, तो θ/2 क्या हो जाएगा 30 डिग्री. ओके. सो 2 इन 2 में जो हमारा a है वो कितना है 5. cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. 2 से 2 कैंसिल, 5 √3 यूनिट. ओके. दिस इज़ द रिजल्टेंट. इसी क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर. देखिए कह रहे हैं दो वेक्टर थे हमारे पास, एक वेक्टर एक बी वेक्टर. इन दोनों के बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री और ये इनका रिजल्टेंट आया. जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं उस केस में उनका जो रिजल्टेंट होता है उनके एंगल के बाइसेक्टर से होकर गुजरता है. उनके एंगल के बाइसेक्टर से होकर गुजरता है. तो ये एंगल कितना हो जाता है 30 डिग्री, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री. ओके. दोनों एंगल हाफ हाफ हो गए. सो ये पूछ रहे हैं इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है आपको किसी भी साइड के साथ. तो ये ए वेक्टर है, हमारा बी वेक्टर है. रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया 30 डिग्री. यही आपका क्वेश्चन था. लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस वीडियो इज़ ओवर हियर.